कुछ ही दिन पहले एक वीडियो यानी दिवाली के छुट्टियों के कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था आप सभी से आग्रह करने के लिए कि उन छुट्टियों का इस्तेमाल ईश्वर के बनाए लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स के बारे में माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल पे यानी व्यक्तिगत स्तर पे जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स बनाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आदि, एवं मैक्रो लेवल पे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, मौसम के चक्र और यहाँ तक कि पृथ्वी का रोटेशन का टाइम, रिवोल्यूशन का टाइम, इन सब के अध्ययन के लिए आग्रह किया। और यह भी आग्रह किया था जिसमें कि कम से कम 4 डायमेंशंस का स्टडी करें: ग्लोबल वार्मिंग और उसके असर, इनऑर्गेनिक वेस्ट क्रिएशन, पानी की समस्या, इन 3 चीज़ों के बारे में आग्रह किया था। तो लगा कि इस बार सिर्फ लिख कर ही सभी से आग्रह करें कि इन छुट्टियों का इस्तेमाल पर्यावरण के विषय में करें, लेकिन फिर देखा ये कि सैटरडे संडे, उसके बाद मंगलवार है गुरु नानक जयंती का, और एक एक्सटेंडेड वीकेंड हमें मिल रहा है। तो एक छोटा वीडियो, वो वाला वीडियो तो लगभग 42 मिनट का हो गया, एक छोटा वीडियो बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। तो आग्रह है ये उन सभी मित्रों से, बल्कि ये वीडियो प्राइमरीली उन्हीं के लिए है जो 25 से 35 के बीच के हों, कि इन छुट्टियों का इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग और उसके कॉन्सिक्वेंसेस के विषय में पढ़ने के लिए करें कि अगर इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो जब आप 45 से 55 के होंगे, यानी 2042 में, तब दुनिया की शक्ल क्या हो चुकी होगी अगर हम इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता रहा। तो अध्ययन करें कि कितनी नदियां सूखने का अंदेशा है उन ग्लेशियर्स के सूख जाने के कारण। अध्ययन करें कि कितने सारे शहर, कितने सारी ज़मीन डूब जाने का अंदेशा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, या फिर डूबने के कगार पे पहुंचने का है इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और उसका रिजल्टेंट जो माइग्रेशन होगा उसके बारे में अध्ययन करें। अध्ययन करें कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मिट्टी की उर्वरकता, उसकी फर्टिलिटी कितनी घटने की अंदेशा है, और ग्लोबल वार्मिंग का मिट्टी के पैदावार पर क्या असर पड़ेगा, खेती पे क्या असर पड़ेगा, और कितनी फसल कम होने का अंदेशा है आज 2042 में, जब आप 45 से 55 के होंगे। तो इस विषय पे भी अध्ययन करें कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण कितनी नई और कितनी भयंकर बीमारियों के पैदा होने का अंदेशा है इस बढ़ते हुए म्यूटेशन के कारण, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से म्यूटेशन होगा जर्म्स का, और वो कई बीमारियां पैदा होंगी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो समुद्र पे का तापमान बढ़ रहा है और उसके असर के बारे में भी पढ़ें। प्राइमरीली 3 असर: एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस, एक्सटेंशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स, एक्सटिंक्शन ऑफ कोरल रीफ्स। कम से कम ये 3 असर जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होगा, जो समुद्र का तापमान बढ़ने के कारण होगा, उसका अध्ययन भी करें। और इन 3 नतीजों के कारण जो रिजल्टेंट इफेक्ट होगा उसके बारे में अध्ययन करें। जैसा कि जब आप कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये नर्चरिंग ग्राउंड है तमाम जीव जंतुओं का, समुद्री जीव जंतुओं का। कोरल रीफ समाप्त हो जाएंगे तो ये नर्चरिंग ग्राउंड ख़त्म हो जाएगा जहाँ पे तमाम मछलियाँ, टर्टल्स पलते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये लगभग 45 से 55% कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, लगभग 50% ऑक्सीजन रिलीज करते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के अलावा। तो ऑक्सीजन के जनरेशन में कमी आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होगा तो ग्लोबल वार्मिंग फिर से बढ़ेगा। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इनके मरने से, इनके एक्सटिंक्शन से छोटी मछली, बड़ी मछली, किसी को धीमे धीमे खाना नहीं मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग के और असर के बारे में पढ़ें कि इसका जो मौसम के पे असर पड़ेगा, और मौसम किस तरीके के बदलेंगे जब आप बदल चुके होंगे, जब आप 45 से 55 के होंगे तब, और उस मौसम के बदलाव का खेती पर और इन तमाम जीव जंतुओं के जीवन पे क्या असर पड़ेगा।
ग्लोबल वार्मिंग के इस असर पे भी पढ़ें कि उसका नाइट्रोजन साइकिल पे क्या असर पड़ने वाला है। ग्लोबल वार्मिंग के का असर जल संकट पे क्या पड़ेगा, इस विषय में भी अध्ययन करें। तो इन छुट्टियों का ये जो एक्सटेंडेड वीकेंड है, सैटरडे संडे, बीच का एक दिन मंडे वर्किंग होगा, ट्यूसडे, इसको यूं ही ज़ाया ना होने दें। इन विषयों का अध्ययन करें। आवश्यक इसलिए है क्योंकि वो तमाम राजनीतिक दल में आप किसी भी के इलेक्शन मैनिफेस्टो पे ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना, रोकने की कोशिश करना नहीं पाएंगे। वो तमाम धर्म गुरु, आध्यात्मिक गुरु लगभग खामोश हैं ग्लोबल वार्मिंग के विषय में या फिर पर्यावरण के अन्य विषयों पे, बावजूद इसके कि वे ईश्वर के बहुत बड़े अपने को भक्त, अपने को डिसाइपल मानते हैं, लेकिन वो ईश्वर की बनाई दुनिया समाप्त हो रही है प्रकृति विरोधी जीवन शैली पे के कारण, इस पे वो खामोश है। ग्लोबल वार्मिंग पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हमने बहुत रेयरली ही पाया है कि कोई श्रृंखला चली हो, बड़ी बड़ी बहसें होती हैं अलग अलग छोटे बड़े विषयों पे, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण के विषय पे या फिर वेस्ट क्रिएशन के विषय पे रेयरली ही, बहुत कम हमने पाया कि कोई चर्चा हो रही। प्रिंट मीडिया भी लगभग बहुत कम, कभी चौथे पन्ने पे, पांचवें पन्ने पे थोड़ी सी जगह ग्लोबल वार्मिंग या पर्यावरण के विषयों को देता है। तो जब इतने लोग बहुत कुछ नहीं कर रहे तो फिर सारा दारोमदार आप पर ही है, हम पर ही है। आप पर ही है कि आप अपने लिए और अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाले परिवार के लिए कैसे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो इस धरती को, उसको चलायमान रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसलिए ग्लोबल वार्मिंग और उसके उन असरों के बारे में पढ़ें जो 2042 में होने की पूरा अंदेशा है, अगर इसी तरीके से सब चलता रहा तो। इसके अलावा यह भी खोजें कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए व्यक्तिगत स्तर पे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे इस पे भी बहुत लिटरेचर अवेलेबल है। और इंटरनेट का इस्तेमाल युवा वर्ग बहुत बेहतर जानता है, हम बड़े अधिक मतलब 50 से ऊपर के लोगों के कंपैरिजन में। तो इन विषयों पे अध्ययन करें, क्योंकि अधिकतर बड़े लोग शायद अपने लाइफस्टाइल्स को बदलना नहीं चाहते या फिर इन विषयों पे तवज्जो देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें कहीं पीछे दिमाग में है कि साहब हम तो रहेंगे नहीं शायद 20 साल बाद या 25 साल बाद। आप लोग को जो 25 से 35 के, उन्हें ज़्यादा देर रहना है। तो आप सभी से आग्रह है कि इन छुट्टियों को ज़ाया ना होने दें और जब भी मौका मिले इन चीज़ों का अध्ययन अवश्य, इन विषयों का अध्ययन अवश्य करें। यानी कि जाति, मज़हब, भाषा, क्षेत्र, नेशनैलिटीज़, कल्चर, सिविलाइजेशंस, इन तमाम मुद्दों से और तमाम सभी अन्य मुद्दों से ऊपर उठकर अब अपने अस्तित्व की लड़ाई के बारे में अध्ययन करें, क्योंकि अब इंसान के अस्तित्व का ही सवाल उठने लगा है। आवश्यक इसलिए है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम बाकी विषयों में उलझे रहें और हमारे नीचे की जो कारपेट है वो खींच लिया जाए। यानी एक पार्टी चल रही है, खूब मस्ती हो रही है और अचानक कारपेट ही खींच लिया जाता है। तो इन विषयों पे सोचें, आपस में चर्चा करें, छुट्टियों में अपने कोर्ट का या बाकी काम भी करें, लेकिन इस विषय से, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण के विषय से अपने नज़र को न हटने दें। मंथन करें, क्योंकि जब आप मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे, तब समाज चर्चा करेगा। और हाँ, एक चीज़ और, आप सब जानते हैं कि भारत एक युवा राष्ट्र है। दुनिया में शायद सबसे ज़्यादा युवा भारत में ही है। तो अगर युवा चाहेगा तो यकीनन इस धरती पर जीवन बनाए रखने के लिए कार्य होगा। और भारत सबसे युवा राष्ट्र है। भारत की जनसंख्या 140 करोड़, कई कॉन्टिनेंट्स, यूरोप, यूएस और 2-3 कॉन्टिनेंट्स मिला के भी उससे अधिक है। यानी अगर भारत का युवा जग गया, भारत का युवा पर्यावरण को बचाने के कार्य में लग गया, तो निश्चित हम अपने बच्चों और उनके पोते पोतियों और तमाम ईश्वर के बनाए जीव जंतुओं के लिए इस धरती पर जीवन को बचाने में सफल होंगे। जब आप पढ़ेंगे तो जैसा मैंने पहले भी कहा है, आप पाएंगे कि सिर्फ ये 15 से 16 साल ही बच रहे हैं पॉइंट ऑफ रिटर्न, नो रिटर्न पहुंचने के लिए, यानी एनवायरनमेंट का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पहुंचने के लिए।
यानी एनवायरमेंटल डाउनस्लाइड डिग्रेडेशन को अनस्टॉपेबल और इरिवर्सिबल होने से रोकने के लिए सिर्फ 15 से 16 साल हैं। और इस 15 से 16 साल का एक एक दिन बहुत कीमती है अगर आपको अपने लिए और अपने बच्चों के लिए पर्यावरण को बचाना है तो। अनस्टॉपेबल आप सब समझते हैं, यानी जिसको रोक पाना संभव है। इरिवर्सिबल हम सब ने केमिस्ट्री में 10th में पढ़ा और 12th में पढ़ा, वो रिएक्शन जो वापस नहीं आते, नहीं ए और बी अगर सी और डी को जन्म देता है और सी और डी दोबारा ए और बी नहीं बना सकते तो उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं। तो अगर वो स्थिति पहुंच गई तो 2042 में जब आप 45 से 55 के होंगे तब पर्यावरण के विध्वंस को रोक पाना असंभव हो चुका होगा और ये एक सेल्फ परपेचुएटिंग इफेक्ट होगा। यानी जो स्थिति में पहुंच चुकी होगी हालत पर्यावरण की, वो एक दूसरे को जन्म देगा और वो बढ़ते जाएगा। और फिर जब आप 45 के बाद 20 साल बाद और 65 और 55 के बाद 75 के होंगे तब तो जीवन ही एकदम दुभर हो चुका होगा। तो इन विषयों पे विचार करें, क्योंकि बहुत सारे विषय उठते हैं लेकिन ये विषय एकदम ही इग्नोर होता है। तो अगर आपको अपने लिए और अपने आने वाले परिवार के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना है तो इन छुट्टियों को ज़ाया ना होने दें और किसी भी छुट्टी को ज़ाया ना होने दें। इनफैक्ट जब कोर्ट चल रही हो तो भी इन विषयों पे विचार करें। और हाँ, अधिवक्ता एक ऑर्गेनाइज बॉडी है। अधिवक्ता ने दुनिया में हालात सुधारने के लिए बहुत कुछ किया, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत कुछ किया। अधिवक्ता अगर जग गए तो फिर हम निश्चित इस धरती को मंगल ग्रह की तरह निर्जीव होने से रोक सकते हैं। और अधिवक्ता ही नहीं, बाकी सभी युवाओं से आग्रह है कि युवा शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति हम लोगों ने सुना। तो सभी युवाओं से आग्रह है कि इन विषयों पर विचार करें। और अंततः ये युवाओं से ही नहीं, सभी दादा दादी माँ बाप से भी आग्रह है जो अपने बच्चों और पोते पोतियों से बहुत प्रेम करते हैं कि इन छुट्टियों को या किसी भी छुट्टी को यूं ही ज़ाया ना होने दें। तो सभी से आग्रह अंततः कि ग्लोबल वार्मिंग और उनके असर पे ध्यान दें, पढ़ें, जानें, मंथन करें और सोचें कि हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए। धन्यवाद।